टेसिलेशन इज क्रिएटेड when a shape is repeated over and over again covering a plane without any gaps or overlaps। यानी जब एक शेप बार बार रिपीट हो रही हो, जब एक शेप बार बार रिपीट हो रही हो, जैसे इसमें भी आप देख पा रहे होंगे, स्वेटर में भी क्या है, टेसिलेशन है, एक पैटर्न रिपीट हो रहा है कहीं ना कहीं। तो वो जो पैटर्न रिपीट हो रहा है दैट मींस टेसिलेशन, उसी को कह रहे हैं हम। तो एक टेसिलेशन इज क्रिएटेड, कब क्रिएट होता है ये, जब एक शेप बार बार रिपीट होती है ओवर एंड ओवर अगेन कवरिंग अ प्लेन, पूरे एक प्लेन को कवर करने में, विदाउट एनी गैप्स और ओवरलैप्स। यानी एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए नहीं है, ये ओवरलैप नहीं कर रहे, बस इस प्लेन को क्या किया हुआ है, कवर किया हुआ है। सेम शेप्स रिपीट हो रही हैं, आपने अपने घर की टाइल्स में देखा होगा, किसी होटल में देखा होगा, स्कूल में देखा होगा, तो सेम पैटर्न बार बार रिपीट होता है, उस स्पेस को कवर करता है, उसी को हम टेसिलेशन कहते हैं। हिंदी में भी आप इसको ऐसे ही याद रख सकते हैं, टेसिलेशन, चौपड़ भी बोल देते हैं इसको, कई लोग चौपाई बोल देंगे। तो ये टेसिलेशन के ही उदाहरण है, इस तरह जो पैटर्न्स बार बार रिपीट होते हैं। ये इस तरह की एक मैट तो हमने टीचिंग ट्रेनिंग में बनाई भी थी, बड़ा उसमें पैटर्न रिपीट करके, बड़ी मेहनत का काम था, है ना। तो ये क्या टेसिलेशन का उदाहरण है। उसमें देखिए आप, ये जो एरो वाली शेप है वो बार बार रिपीट हो रही है, वो रेड कलर आप देख रहे हैं, येलो कलर देख रहे हैं, उसी का रेपिटेशन है। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो इस तरह का एक क्वेश्चन तो इस बार भी आ रहा है, ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में भी आता था। विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स आर नॉट पार्ट ऑफ प्राइमरी स्कूल मैथमेटिक्स करिकुलम एज पर एनसीएफ 2005। वो किसी किसी बैच में अगर मुश्किल क्वेश्चंस आए, उसको लेके बहुत ज्यादा बैच बोल रही हूँ शिफ्ट में, तो उसको देख लेना है अगर कुछ नया मिला है तो, जैसे ऑनलाइन की ही बात करें। अदरवाइज जो कॉमन टॉपिक्स हैं वो स्टिल सेम ही है। कौन सा एक पार्ट नहीं है प्राइमरी मैथमेटिक्स के करिकुलम का। अब जो लोग स्कूल वगैरह में पढ़ाते हैं, ट्यूशन में पढ़ाते हैं, उनको तो आइडिया होना चाहिए, लेकिन हमने क्योंकि अभी पढ़ा है, टेसिलेशन बिल्कुल पार्ट है। देखो ज्योमेट्रिकल थिंकिंग से रिलेटेड जो शेप्स के ऊपर चीजें हैं वो सब तो हैं, अभी हम पढ़ तो रहे थे। तो टेसिलेशन है, सिमेट्री है, पैटर्न्स है, एक और हम कुछ पढ़ रहे थे, लेकिन रेशो, प्रोपोर्शन, इस तरह के चैप्टर नहीं है। तो आपको इनके अराउंड जो दिखे कि यार ये कुछ डिफरेंट लग रहा है, जो इस लेवल पे नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, तो एक ऑप्शन, एक क्वेश्चन ऐसा जरूर देता है जिसमें नॉट वाला एक चांस होगा, और बाकी की तीनों ऐसी चीजें होंगी जिनसे आप अवगत होंगे, आपने पढ़ी होंगी प्रीवियसली भी या आज आप जान रहे हैं। इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग पे एक क्वेश्चन जनरली फेंक देता है आपके सामने। इंडक्टिव आप जानते हैं आगमनात्मक, निगमनात्मक है डिडक्टिव। इंडक्टिव से या डिडक्टिव से शुरू करते हैं। मान लीजिए डिडक्टिव रीजनिंग इज द प्रोसेस ऑफ रीचिंग कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन प्रीवियसली नोन फैक्ट्स। यानी जो पहले से आप फैक्ट्स जानते हैं, फैक्ट्स प्रीवियसली नोन क्या है, रूल हो सकते हैं, तो रूल से आप एग्जाम्पल की ओर जाते हैं, यानी नियम से उदाहरण की ओर। मतलब आपको नियम पता है कि x प्लस वाई या a प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है। अब एग्जांपल्स आप इसके बहुत सारे क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। तो आप डिडक्टिव मेथड का प्रयोग कर रहे हैं जब आप एक फॉर्मूला से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जो तथ्य पहले से ज्ञात हैं उनका प्रयोग कर रहे हैं आप निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए। अब आते हैं इंडक्टिव पे। तो इंडक्टिव रीजनिंग इज द प्रोसेस ऑफ अराइविंग एट अ कंक्लूजन। ये जस्ट ऑपोजिट है कि आप एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, वहां आपके पास निष्कर्ष है, उसके बेसिस पे आप कहीं जा रहे हैं। तो यहां आप निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि आपको पता है अच्छा यार जो मिर्च होती है वो हरे रंग की होती है, हरे रंग की होती है, हरे रंग की होती है। तो आपने 4 हरे रंग की मिर्च देखी, 5वें पे आपने कह दिया, नियम बन गया, मिर्च जो है वो हरे रंग की ही होगी। हालांकि जब आप अगली बार रेड देखेंगे तो वो चीज चैलेंज भी हो सकती है। तो इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, एग्जाम्पल टू रूल जाते हैं, वहां रूल टू एग्जाम्पल, यानी उदाहरण से बहुत सारे उदाहरण देखते हैं आप, फिर उस चीज को नियम बना देते हैं कि ये चीज ऐसे ही होती होगी। तो एग्जाम्पल टू रूल जाते हैं आगमनात्मक तर्क में। इतनी बात क्लियर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम गणित में तो देख ही रहे थे, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर डायरेक्टली आपको ना बता के वो बना कैसे, वो पूरी प्रोसेस बताई जाए और अंत में फॉर्मूला पे आए, तो ये क्या हो जाएगा, इंडक्टिव मेथड हो जाएगा। अभी एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, पुराना क्वेश्चन है बट बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इससे बहुत आसानी से समझ में आ जाती हैं चीजें। अभी पहले हम देख लेते हैं इनमें दोनों में प्रोसेस कौन सी है। कि जैसे वो क्वेश्चन इस तरह का था, शायद मैंने इंक्लूड भी किया होगा। जैसे मान लेते हैं आपके सामने राइट एंगल, आपको पाइथागोरस थ्योरम समझानी है, लेकिन टीचर ने क्या किया, 4 शीट दे दी पेपर की, अलग अलग ट्रायंगल दे दिए उसमें, है ना, 4 शीट्स दी, अलग अलग बच्चों को दे दी और कहा कि अच्छा इनमें देखो कि कॉमन चीजें कौन सी हैं, प्रॉपर्टीज में कॉमन क्या है। बहुत ही गंदा ट्रायंगल बनाया मैंने, तो वो देख के अपने आप समझेगा कि हाँ यार एक चीज है जो इनमें रिलेशंस क्या है। तो पहले एग्जांपल्स प्रस्तुत किए, बाद में नियम बताया जाएगा। तो ये इंडक्टिव मेथड है, सिंपल क्वेश्चंस इस पे पूछे गए हैं। इट फॉलोज द मैक्सिम्स, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, इंडक्टिव की ही बात कर रहे हैं, कि पर्टिकुलर टू जनरल जाता है, यानी कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, नोन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात। जो आपको पता है वो स्पेसिफिक, वो विशिष्ट है,
और जहां तक आप पहुंच रहे हैं वो अज्ञात है, ठीक है ना। तो आप नियम आपके लिए अज्ञात होता है शुरुआत में, उदाहरण को आप जानते हैं कि हरा रंग मैं जानता हूं इस मिर्च के बारे में, तो ये क्या है, ये ज्ञात है। अज्ञात क्या है, नियम पे पहुंचना, कि अंगूर खट्टे ही होते हैं, वो फिर आप बहुत सारे अंगूर खा के देखेंगे तभी इस बात पे पहुंचेंगे। अगर हम देखें स्टेप्स क्या है इंडक्टिव मेथड में, यानी आगमन विधि में, आगमन का मतलब ये आप एक आगमन किस पे हुआ, आपका एक रूल पे पहुंचते हैं आप एग्जाम्पल से। पहले साइट एग्जाम्पल्स यानी उदाहरण उद्धृत करते हैं, कुछ उदाहरण पेश होते हैं, अच्छा ये हमारे पास उदाहरण है। ड्रॉ कॉन्क्लूजन्स मेथड्स की तरह यूज किया जाता है इनको हर एक सब्जेक्ट में। ड्रॉ कॉन्क्लूजन्स ऑब्जर्विंग एग्जाम्पल्स, बहुत सारे उदाहरण को ऑब्जर्व करने के बाद, अवलोकन करने के बाद आप एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, फिर एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं इस निष्कर्ष से, और फिर उस कॉन्सेप्ट को प्रूव करने की कोशिश करते हैं अलग अलग एग्जाम्पल से। तो ये स्टेप्स होते हैं आपके, इतना जनरली पूछता नहीं, बस आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। जैसे डिडक्टिव मेथड में क्या है कि आपको जो आपके पास रूल है, मेथड है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये जो रूल्स हैं आपके सामने ये दिए जाते हैं पहले, और उसको आप फिर एग्जाम्पल से अटेस्ट करते हो। कितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे वो चीज प्रूव होती है, ठीक। मैक्सिम क्या है, जनरल टू पर्टिकुलर, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं किसमें, डिडक्टिव मेथड में, इतना जरूर ध्यान रखेंगे। स्टेप्स इसमें क्या है, पहले नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट यानी पहले एक रूल बताया जाता है, फिर डिफरेंट एग्जांपल्स प्रस्तुत किए जाते हैं उस चीज के, पहले डेफिनेशन बता दी मान लीजिए नाउन की, और बाद में आपको एग्जांपल्स प्रस्तुत किए गए। ट्रूथ को जो है आप बाद में टेस्ट करते हैं कि वो नियम कहीं उल्टा ना पड़ जाए जो आपके पास है, कोई उसका एक्सेप्शन तो नहीं है। अटेस्टेशन करते हैं, जो आपके पास अदर एग्जांपल्स हैं उस चीज को प्रूव करते हैं, जो आपका रूल है उससे रिलेटेड 1700 एग्जाम्पल फिर आप ढूंढ के लाते हैं, तभी वो रूल बन पाता है। अब एक वही आसान सा क्वेश्चन है जिसपे हम अभी चर्चा कर रहे थे, फटाफट से देख के बताइएगा। छोटी छोटी बातें हैं, ज्यादा देर का सेशन नहीं, मुश्किल से आधा घंटे में हम इसको पाइल अप कर देंगे, वाइंड अप कर देंगे बेसिकली। टू टीच द पाइथागोरस थ्योरम आवर टीचर हैज डिस्ट्रीब्यूटेड अ शीट ऑन विच, एक शीट डिस्ट्रीब्यूट की जिसमें 4 ट्राइंगल्स बने हुए हैं। अब प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व करनी है बच्चों को। 4 राइट एंगल ट्राइंगल, अच्छा सारे ही राइट एंगल्ड हैं, ठीक, सारे ही 4 राइट एंगल ट्राइंगल्स बने हुए हैं एक शीट पे, बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दी टीचर ने, हम 3 ही दे देते हैं चलो, ठीक। और ये शीट डिस्ट्रीब्यूट कर दी, एंड आस्क द चाइल्ड टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो उनको पता लगेगा कि यार ये वाली साइड बड़ी है बाकी दोनों से, या वो जिस भी बेसिस पे वो रिलेशनशिप संबंध खोजने का प्रयास करेंगे बच्चे। तो आपके सामने जब क्वेश्चन आता है, ये इंडक्टिव मेथड है, डिडक्टिव है, लेक्चर मेथड है, लेबोरेटरी। लेक्चर में तो आप लेक्चर देते हैं, लेबोरेटरी में तो आप कुछ एक्सपेरिमेंट कराएंगे, लेबोरेटरी की तो यहां जरूरत नहीं लग रही। तो आपके सामने बहुत सारे उदाहरण दिए गए उन शीट्स के थ्रू, ताकि बच्चा एक रूल तक पहुंच पाए। अभी वो ऑब्जर्व करेगा, और ऑब्जर्व करने से एग्जाम्पल साइट हुआ है, फिर रूल तक पहुंचेंगे। तो ये आगमन विधि है। अगर पहले रूल बता दिया होता और बाद में शीट्स दी होती तो ये डिडक्टिव हो जाता, ठीक। तो ये इंडक्टिव मेथड है, ए ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, अब टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स की बात कर लेते हैं। देखिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की अगर हम बात करें तो टीचिंग क्या है, जहां पे आप बेसिकली इंस्ट्रक्ट करते हैं और नॉलेज को बिल्ड करने का मौका देते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म की माने तो रचना करने देते हैं, बच्चा ज्ञान की संरचना करता है, रचना करता है एक्टिवली, सक्रिय रूप से। और इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का, शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं। चार्ट्स बनाते हैं, फ्लैश कार्ड्स बनाते हैं, 3D मॉडल्स बनाते हैं, आजकल पिक्चर्स दिखा सकते हैं, मूवी दिखा सकते हैं, बहुत सारी चीजें हम शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में। इवन एक चीज पूछ रही है, इस बार भी पेपर में आ रहा है, पहले से आ रहा है 2018 से, बाला की फुल फॉर्म जो आपके टीचिंग लर्निंग एड से ही संबंधित है, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। ये हमें पता ही होना चाहिए, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, यानी बिल्डिंग को ही हम एक लर्निंग एड के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। ये प्रीवियसली मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं इस साल, उसमें भी बताया था कि बिल्डिंग, मान लीजिए एक रूम है, क्लासरूम है, उसपे ही दीवार पे कुछ कुछ लिखा हुआ है, अलग अलग ग्रह जो है हमारे सोलर सिस्टम का कुछ एक चार्ट बना हुआ है, दूसरी तरफ कुछ नंबर सिस्टम का कुछ बना हुआ है, कहीं टेबल लिखे हुए हैं स्कूल में अलग अलग दीवारों पे। तो यानी बिल्डिंग ही लर्निंग एड बन गई है, बिल्डिंग ही लर्निंग एड बन गई है। आराम से हो जाएगा, मीनाक्षी इवन ज्यादा ही आएंगे। तो ये शिक्षण, अब इसमें एक और चीज आ जाती है कि भाई जो बायपोलर प्रोसेस है, वो जॉन एडम्स ने कहा कि भाई टीचिंग क्या है, वो बायपोलर प्रोसेस है, प्रक्रिया है जिसमें 2 पोल्स होते हैं, द्विध्रुवीय, एक तरफ टीचर और एक तरफ स्टूडेंट। तो ये क्या संकीर्ण बात है, ये नैरो बेसिस पे टीचिंग को निर्धारित किया गया है। जबकि अगर हम ब्रॉड वे में देखें टीचिंग क्या है, तो जॉन डुई के अकॉर्डिंग ट्राइपोलर है, टीचर है, स्टूडेंट है, और एनवायरमेंट भी है या करिकुलम भी है, एनवायरमेंट भी है या करिकुलम भी। ये बात तो मैं आपको, ये सीडीपी में भी पूछा जा चुका है प्रीवियसली।
अब कुछ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हैं जो स्पेसिफिकली मैथ्स के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे जियो बोर्ड है। जियो वाला जियो नहीं है आपके फोन में चलाने वाला, जियो बोर्ड क्या है, इसमें कीलों को ठोक करके आप देख रहे हैं ये कुछ कुछ कीलें लगी हुई हैं एक बोर्ड पे, और उससे शेप दर्शाई जा रही है। रबर बैंड वगैरह का प्रयोग करके आप छोटे मोटे थ्रेड वगैरह का भी यूज कर सकते हो। तो ये क्या है, मान लीजिए ट्रायंगल दर्शा रहे हैं, तो इन कीलों से रबर का प्रयोग करके एक जियो बोर्ड पे आप शेप्स पढ़ा रहे हैं बच्चे को, ठीक। तो उससे क्या होगा, बच्चों को आइडिया लगेगा ना कि भाई ये चार हमने स्क्वायर लिए, मतलब एक स्क्वायर बनाया, चारों साइड्स इक्वल हैं, तो कितने स्क्वायर लिए बराबर शेप के, 4। तो जियो बोर्ड से आप ज्योमेट्रिकल शेप्स को बहुत आसानी से सिखा सकते हैं। इट इज अ स्क्वायर बोर्ड, ये अपने आप में कैसा होगा, स्क्वायर बोर्ड होगा, जिसमें छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं जो आप देख ही पा रहे हैं, और इन विच नेल्स आर एम्बेडेड, यानी ये जो कीलें लगी होती हैं, विद द यूज ऑफ रबर बैंड, इनिशियल ज्योमेट्रिकल मेजरमेंट एंड न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स। कौन से कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं हम, ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स। भाई ये जो शेप्स हैं ज्यामिति की ही तो हैं, ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं हम इनिशियली, कि बेसिकली एक ट्राइंगल क्या होता है, या हम कहें एक सर्कल क्या होता है, एक रेक्टेंगल क्या है, एक स्क्वायर क्या है, और क्या सीख रहे हैं, मेजरमेंट। हम मेजर कर सकते हैं ना ये कितने बॉक्सेस में बना है, उस हिसाब से मतलब इनकी लेंथ वगैरह भी हम यहाँ बेसिक मेजरमेंट जान सकते हैं, ठीक। तो मेजरमेंट हम सिखा सकते हैं बच्चे को, इससे मापना। न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं कुछ हद तक, किससे, जियो बोर्ड से। तो ये 2-3 बातें हैं जो हम जियो बोर्ड का प्रयोग करके सिखा सकते हैं। फिर आता है अबेकस, इससे भी क्वेश्चन आता ही है अबेकस से हर बार। अगर हम अबेकस की देखें तो अबेकस को अबेकस ही कहते हैं हिंदी में, गिनतारा कहते हैं आई थिंक, हाँ। तो अगर हम कहें तो ये क्या है, ये बेसिकली इस तरह की बीड्स लगी हुई होती हैं। आपने अबेकस कहीं ना कहीं देखा होगा, छोटे छोटे, ये वैदिक मैथमेटिक्स का पार्ट हुआ करता था। इट इज एन एंशिएंट मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी वैदिक गणित का हिस्सा है, बहुत पुराने समय से हम यूज कर रहे हैं। इट इज अ फ्रेम जनरली ऑफ वुड, जनरली तो ये वुड या प्लास्टिक के भी आते हैं आजकल, छोटे छोटे आपने देखे हो, यानी लकड़ी का या फिर प्लास्टिक का एक पीस है, ये फ्रेम है। दैट होल्ड्स रॉड्स विद फ्रीली स्लाइडिंग बीड्स माउंटेड ऑन देम। ये बीड्स हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये इधर से उधर जा पाते हैं, ठीक। कोई वीडियो देख लीजिएगा आप इसकी, और ये इसमें फ्रीली मूव कर सकते हैं। इन रॉड्स, बीच में रॉड लगी हुई है, फ्रेम किसका है, प्लास्टिक या लकड़ी का, बीच में रॉड लगी हुई है, और ये फ्रीली मूव कर सकते हैं। जो बीड्स है इसमें मोती टाइप की चीजें, ठीक। द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एडिशन, यानी हम इससे जोड़ घटाना, आप देखते हैं इसकी सहायता से बच्चा ज्यादा तेजी से कर पाएगा, क्योंकि वैदिक टेक्निक हो गई, ठीक। तो एब्स्ट्रैक्शन, घटाना, जोड़ना, एब्स्ट्रैक्शन बोल रही हूं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्रैक्शंस, स्क्वायर रूट, प्लेस वैल्यू एटसेट्रा। फ्रैक्शंस जनरली हम इससे अवॉइड करते हैं। तो स्क्वायर रूट, प्लेस वैल्यू, ये सब हम सिखा सकते हैं, और स्पेशली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये जो बॉड मास वाली कहानी है उसके लिए तो ये बेहद हेल्पफुल रहेगा। फिर आता है डाइंस ब्लॉक, ये भी आपने देखा होगा। डाइंस ब्लॉक क्या है, डाइंस ब्लॉक, these are manipulative tools used to teach basic addition, subtraction, counting, place value, multiplication, place value के लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस पे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है प्लेस वैल्यू के लिए, तो आपका डाइंस ब्लॉक जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और डेसिमल नंबर्स की अगर हमें मल्टीप्लिकेशन सिखानी हो तो ग्रिड का प्रयोग हम बहुत करते हैं इसमें से। दीज आर 4 टाइप्स ऑफ, इसमें 4 टाइप की चीजें यूज हो रही हैं। यूनिट्स, यूनिट्स किसको शो करते हैं, आपने वो देखा होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, जो प्लेस वैल्यू है ना, हम सिखा सकते हैं ना इससे। तो ये जो यूनिट है एक, ये वंस को प्रदर्शित करती है, यानी इकाई को प्रदर्शित करती है, ठीक। फिर आता है आपका रॉड। रॉड जो है आप देख रहे हैं इसमें यूनिट्स लगी हुई है, ये वाली जो एक सिंगल यूनिट थी। तो ये रॉड अपने आप में टेंस को, यानी दहाई जिसको हम कहते हैं ना, दहाई को प्रदर्शित करती है। ये पूछ लिया जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन। फ्लैट्स जो है, अब ये फ्लैट बनाया हुआ है इन्होंने, ये फ्लैट्स हंड्रेड्स का को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी सैकड़ा जिसको हम कहते थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हिंदी में, ठीक है। और क्यूब अपने आप में, क्योंकि इसमें इतनी सारी यूनिट्स लगी हुई हैं, तो ये 1000 को, यानी 1000 को प्रदर्शित करेगा। तो यहां पे ये जानना बहुत जरूरी है कि जो यूनिट है वो इकाई को, यानी यूनिट को ही, वंस को, रॉड टेंस को, फ्लैट हंड्रेड्स को, और थाउजेंड्स को क्यूब। तो ये 4 चीजों का यहां पे प्रयोग होता है। 4 टाइप्स की चीजें। द यूनिट, जिसके थ्रू हम प्लेस वैल्यू वगैरह सीख रहे हैं, द यूनिट क्यूब्स रिप्रेजेंट यूनिट्स, रॉड्स, ये सब मैंने आपको बता दिया है, ठीक। तो बेसिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, काउंटिंग, प्लेस वैल्यू, मल्टीप्लिकेशन, ये सब आप डाइंस ब्लॉक से सीख पाएंगे। 3 डायमेंशन टीचिंग एड्स भी होते हैं कुछ, जिसको हम त्रिआयामी कहते हैं, जिसके 3 आयाम हैं। दीज एड्स प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियल, बिल्कुल जैसे 3D में मूवी देखते हैं ना आप, ऐसे ही ये 3D एड्स हैं जिनके माध्यम से एकदम रियल,
मान लीजिए आपने एक वो लगा दिया, आजकल तो वो भी आ रहा है ना, ऑगमेंटेड रियलिटी टाइप, AR VR जो होते हैं, तो उससे आपको एग्जैक्टली लगेगा कि हाँ आप एक 3 डायमेंशनल रूम में खड़े हुए हैं, ये इसकी हाइट है, ये इसकी विड्थ है ना, तो उससे पूरा आपको पता लगता है। दीज आर रियल ऑब्जेक्ट्स, स्पेसिमेंस, मॉडल्स या पपेट्स। या तो रियल ऑब्जेक्ट को ही ले आते हैं क्लास में, या उनके जैसे दिखने वाले या मॉडल्स बना दिए उनके, पपेट्स वगैरह का यूज करते हैं जिनकी 3 डायमेंशंस हो। फॉर एग्जाम्पल एक किसी ने ये मॉडल बनाया है, मॉडल्स बनते हैं ना, स्कूल में एग्जीबिशन लगती है, तो ट्राइंगल का जो है इसको ऐसे नहीं बनाया कि जस्ट पेपर पे बना के दिखा दिया हो, इसको प्रॉपर बना करके दिखाया है। ये आपको दिख रहे हैं अलग अलग, सब इस पे जमे हुए हैं, चिपकाए हुए हैं, क्यूब को बना करके आप पूरे डब्बे का प्रयोग करके, इसी तरह सिलेंड्रिकल शेप, कोन को, तो ये 3D मॉडल हो गया। इससे क्या होगा, मैथ्स शेप्स सीखने में आसानी होगी, बजाय कि सिर्फ किताब में पढ़े, वो लिटरली देख पा रहा है। एक और छोटी सी चीज जिसपे हमने बात की थी शुरुआत में, टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स, जो एनसीएफ में मेंशन्ड है। टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स यानी गणित का ऊंचा कद, हाइट वाली टॉल शेप नहीं, ठीक। तो ये क्या कहता है देखते हैं एक बार। तो टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स की जब हम बात कर रहे हैं, इज वेयर मास्टरी ऑफ वन टॉपिक इज प्री रिक्वेस्टेड फॉर द नेक्स्ट, यानी पहली रिक्वायरमेंट है, अनिवार्यता है कि आप नया टॉपिक तभी सीख पाएंगे जब आपको पहले वाला ओल्ड पुराना टॉपिक ठीक से आता हो। अगर किसी को एडिशन ही नहीं आता, मल्टीप्लिकेशन ही नहीं आती, उसको डिवीजन कैसे सिखाओगे? तो यानी आप देखते हैं 6th का गणित नहीं आता, 7th सीखने में बहुत दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि बेस ही क्लियर नहीं है। तो ये बेस को क्लियर करके ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, इसी को टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स हम कह रहे हैं। यहां पे आगे बढ़ेंगे। अब ब्लूम टेक्सोनॉमी में बस हमें मेनली यहां पे ये देखना है कि एक तो बच्चे को हमें हॉट्स देने हैं, हॉट्स मतलब हॉट डॉग नहीं, हॉट्स, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, जिसमें बच्चे का थिंकिंग लेवल, लॉजिकल एबिलिटी ज्यादा यूज हो। लॉट्स क्या है? लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। तो हमें पता है ये जो आपकी स्किल्स हैं ये लोअर ऑर्डर कहलाती हैं, ऊपर की जो स्किल्स हैं वो आपकी हायर ऑर्डर कहलाएंगी। ठीक, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पे अलग से वीडियो बनाई हुई है, इसमें अलग से दोबारा नहीं पढ़ने वाले हैं, उसको आप अलग से भी जाके देख सकते हैं। एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स के नेचर पे। अब कुछ क्वेश्चंस ही आई थिंक, मुझे लग रहा है ये अंत हो चुका है आज के सेशन का। जो बहुत ही मुख्य बातें थी, जो बिल्कुल जरूरी बात थी, जो पेपर से आप 2 दिन पहले ही पढ़ के जाओगे, वही बातें हमने डिस्कस की हैं। नोट्स में भी आपको वही चीजें मिली हैं। देखिएगा, आगे बढ़े। यार एसएसटी के नोट्स तो इस बार नहीं मिलेंगे, डी ऑप्शन कह रहे हैं कई लोग। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं और नोट्स जरूर शेयर कर देने हैं, किसी का भला हो जाएगा पेपर से पहले, क्योंकि साल भर में सीटेट आता है। तो अगर अब ये तो बिल्कुल नहीं है कि नोट्स ही आपका पेपर दे आएंगे, पेपर तो आप स्वयं ही देंगे अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस साथ में कर लेंगे उनके। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट्स इन मैथमेटिक्स, यानी गणित में जो अवधारणाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कैसे होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट होते हैं? हाँ होते हैं। हायरार्किकल होते हैं? हाँ होते हैं। लॉजिकल होते हैं? हाँ होते हैं। तर्कसंगत होते हैं। कॉन्क्रीट इन नेचर, कॉन्क्रीट तो हम बनाते हैं, उनको पढ़ाते ऐसे हैं कि कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट ले जाएं, हम अमूर्त की तरफ ले जाएं। तो डी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चंस भी मैंने आपके नोट्स में डलवाए हुए हैं, नए वाले भी डलवाए हुए हैं, ऑनलाइन वाले भी। अभी तो हम ये वो क्वेश्चंस कर रहे हैं जो बहुत रिपीट होते हैं। द मैथमेटिक्स यूज्ड बाय इलिटरेट शॉपकीपर, इसको कम्युनिटी रिसोर्स बोलते हैं। अशिक्षित दुकानदार के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले गणित का प्रयोग करेंगे या नहीं? शुरुआत में बात की थी ना, लाइफ से जोड़ना है बच्चे की, तो कैसे जोड़ेंगे? इज नॉट यूजफुल इन दी मैथमेटिक्स क्लासरूम, यानी गणित की कक्षा में उपयोगी नहीं होता। जो अशिक्षित दुकानदार है, जिसने कभी शिक्षा नहीं ली स्कूल में आके, लेकिन वो गणित तो प्रयोग कर ही रहा है ना दुकान पे। इज वेरी यूजफुल इन सॉल्विंग ऑल मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, भाई सारी प्रॉब्लम्स थोड़ी ना सॉल्व हो जाएंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। हैज एम्बिग्विटी एंड वेरी लो लेवल ऑफ करेक्टनेस इन इट, आपसे ज्यादा बढ़िया कैलकुलेशन हो सकती है, कई तो टीचर्स से अच्छी कैलकुलेशन हो जाएगी। जो लोग प्रॉपर शॉप पे रहते हैं, है ना, जो मेरी हाउस हेल्प आती है वो बता रही थी कि मेरी कैलकुलेशन बड़ी अच्छी है, क्योंकि पता नहीं किसी शॉप वॉप मतलब उनके घर में थी या जैसे भी। तो उसका फर्क पड़ता है कि आप डेली लाइफ में, कोई बच्चा है जो जिसके पिताजी मान लीजिए कारपेंटर हैं, तो वो शेप्स को समझने में उसको आसानी होगी, मेजरमेंट में उसको आसानी होगी, तो बच्चे की प्रीवियस नॉलेज का प्रयोग करते हैं हम। शुड बी डिस्कस्ड बाय द टीचर्स इन क्लासरूम्स एज एन ऑल्टरनेट स्ट्रेटेजी इन सॉल्विंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यानी संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति की तरह। भाई सिखाने का कोई एक ही मेथड थोड़ी है कि जो आपने सिखा दिया वही मेथड है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं एक चीज को सीखने के या सॉल्व करने के। तो इसको एक ऑल्टरनेट स्ट्रेटेजी के रूप में यूज कर सकते हैं। कम्युनिटी से हमें जो सीखने को मिल जाए वो अच्छी बात है, डेली लाइफ से बच्चे की जोड़ना है, तो ऐसा नहीं कि यूजफुल नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द लर्निंग आउटकम्स इन मैथमेटिक्स आर डेवलप्ड। लर्निंग आउटकम क्या होते हैं? अभी हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की बात की थी, यानी उद्देश्य जिसके लिए हम सिखा रहे हैं कि बच्चों को ये आ जाए। आउटकम क्या है? जो उद्देश्यों की प्राप्ति कितनी हुई है ये जानना आउटकम है, कि रिजल्ट क्या आया। बताइएगा, फटाफट से बताइएगा। ये सारे आप मैराथन भी देख सकते हैं। अब तो आप एक बार सीटेट दीजिए, आगे तक के लिए टेंशन खत्म। कोई कह रहा है इंडिया जीत गई, मैच वैच था क्या यार? मैंने तो ईवीएस पेडागोजी करा दिया एक ही सेशन में, ईवीएस इन वन शॉट। अदरवाइज चैप्टर वाइज भी आप देख सकते हैं, पुरानी प्लेलिस्ट बनी हुई है, सिलेबस कोई चेंज हुआ नहीं है। अभी वन शॉट कराया था ईवीएस वाला, ईवीएस हिंदी इंग्लिश, ये मैथ्स का हो चुका है। और सीडीपी के 3 सेशन हुए हैं, 4.5 सेशन, 8.5 घंटे की मैराथन है, मतलब 2-2 ढाई घंटे के सेशन हैं, वो आप देख सकते हैं। ठीक है ना? हाँ, पानी पूरी का प्रयोग करके आप ओवल शेप सिखा सकते हैं बच्चे को, ये भी सही है। देखिएगा, फटाफट से जवाब दीजिएगा। बी ऑप्शन कह रहे हैं कई लोग। समझते हैं क्या बात हो रही है? लर्निंग आउटकम की। सच दैट चिल्ड्रन मे बी टोल्ड स्मॉल स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन। आउटकम की बात हो रही है ना, रिजल्ट क्या आया किसी चीज को सीख के। टू इंक्रीज द अचीवमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन वेरियस एजुकेशनल सर्वेज। आउटकम्स इन मैथमेटिक्स आर डेवलप्ड। क्यों? टू डिफाइन क्लास वाइज कॉम्पिटेंसीज। भाई आउटकम इसलिए डिफाइन होते हैं कि इस लेवल पे 6th क्लास में बच्चों को ये चीजें आती होंगी, तो वो लर्निंग आउटकम हो गया उस लेवल का। तो बच्चे द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावर दक्षता, यानी क्लास वाइज कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल्स टू बी अचीव्ड बाय चिल्ड्रन, कि भाई ये इस क्लास से आउटकम निकल के आना चाहिए, इस लेवल बच्चों को ये पता होना चाहिए, ये लर्निंग आउटकम होगा। अगर आप इस लेवल पढ़ा रहे हैं, सिर्फ ईयर एंड एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म करना नहीं होगा। फिर आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैपनिंग्स इन द क्लासरूम इज एन एक्टिविटी। किसको आप एक एक्टिविटी कहेंगे? जब टीचर एक्सप्लेन करे कैसे सम करने हैं, देख लो किस में बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है, वही सही आंसर है। रिसाइट कर रहे हैं काउंटिंग, कॉपी कर रहे हैं बच्चे, जहां बच्चे एंगेज हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो बेस्ट है। डी ऑप्शन, अन्वेषण कर रहे हैं, सबसे ज्यादा एक्टिव कहां है? डी ऑप्शन में। मेन पर्पस ऑफ मैपिंग भी सिखाते हैं हम, गणित में ये भी बहुत बार पूछा गया है। देखो मैपिंग की अगर हम बात करें यहां, यानी मैपिंग यानी प्रतिचित्रण सिखाने का प्राइमरी लेवल पे करिकुलम में इसको क्यों डाला है? अब आपको पता है मैपिंग है, टेसिलेशन है, ज्योमेट्रिकल बेसिक शेप्स हैं, ये सब कहां है? प्राइमरी लेवल के करिकुलम में हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो अगर हम देखें यहां तो सही उत्तर क्या होगा? टू प्रमोट स्पेशल थिंकिंग। बिल्कुल सही बात है। स्पेशल मतलब स्पेस के बारे में, शेप्स के बारे में, है ना? प्रपोर्शन किस में यूज होगा, जैसे बॉटल भी बनी है तो इसमें भी कहीं ना कहीं मैपिंग का प्रयोग हुआ है। मतलब टू प्रमोट प्रपोर्शनल रीजनिंग, हाँ प्रोपोर्शन, कितना प्रोपोर्शन में कौन सी चीज बनेगी। टू मेक सब्जेक्ट इजी एंड इंटरेस्टिंग, उसके तो बहुत तरीके हैं, उसके लिए स्टोरी सुना दो। टू ब्रेक द मोनोटोनी ऑफ नंबर्स, इसका मतलब ये तो नहीं है कि नंबर्स से मोनोटोनस है नंबर, मतलब बोरिंग चीज है, ऐसा कैसे कह सकते हैं। तो स्पेशल थिंकिंग और प्रपोर्शनल रीजनिंग थोड़ी डेवलप हो सके। हालांकि अलग से चैप्टर्स के रूप में हम नहीं पढ़ा रहे हैं, बट मैपिंग के थ्रू पढ़ा रहे हैं। अभी जब हम बात कर रहे थे रेशो, हम अलग से चैप्टर में नहीं पढ़ा रहे हैं प्राइमरी लेवल पे, बट स्पेशल थिंकिंग बच्चे में डेवलप हो सके, थोड़ा वो दिशाओं के बारे में थोड़ा बहुत जान सके, प्रपोर्शन के बारे में जान सके, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? मैपिंग का प्रयोग कर रहे हैं। तो ए एंड बी, कि वो बॉटल की शेप कैसी बनती है तो उसके बारे में विजुअलाइज कर पाए। देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज यानी TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, कैन बी यूज्ड बाय द टीचर टू शो दैट टू रेक्टेंगल्स ऑफ डिफरेंट डायमेंशंस, यानी एक रेक्टेंगल है जिसका डायमेंशन मान लीजिए ये है, दूसरा रेक्टेंगल है जिसका डायमेंशन इससे ज्यादा है या डिफरेंट है। ठीक, ये A हो गया, ये B हो गया। ठीक है, डायमेंशंस कैन हैव सेम एरिया विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। जो मैथ्स वाले वैसे वाले क्वेश्चंस हैं आपके न्यूमेरिकल्स, वो उदय सर ने आपकी कुछ क्लासेस ली हैं, वो आप देख सकते हैं। कैन हैव सेम एरिया विदाउट यूजिंग फॉर्मूला, यानी बिना फॉर्मूला के बताना है कौन सा एक TLM है जिसको यूज किया जा सकता है टीचर के द्वारा टू शो दैट कि दो रेक्टेंगल्स जो हैं वो डिफरेंट डायमेंशंस के हैं, कैन हैव द सेम एरिया, फिर भी इनका जो एरिया है वो सेम आ सकता है। डिपेंड करेगा लेंथ पे या ब्रेथ पे। बताइए, अलग अलग जवाब आ रहे हैं। कोई डी कह रहा है स्केल का प्रयोग करेंगे, ग्राफ पेपर का। स्केल से तो कैसे ही पता लगाएंगे एरिया का, ग्राफ पेपर का, टाइल का या थ्रेड का? बताइए, अलग अलग आंसर्स। बिल्कुल, इसमें टाइल्स का प्रयोग कर सकते हैं वो, और ग्राफ पेपर का। वो ग्राफ पेपर और टाइल्स का प्रयोग किया जा सकता है बजाय कि थ्रेड के। थ्रेड का प्रयोग हम सर्कल वगैरह में ज्यादा कर लेते हैं। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे।
विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू अंडर अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स। गणित में अंडर अचीवमेंट का कौन सा एक कारण हो सकता है? निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है, ये पूछा है इन्होंने। क्या हो सकता है? फटाफट से बताइएगा। इसके आंसर जो है इस क्वेश्चन का इन्होंने अलग अलग समय पे अलग अलग दिया है। एक बार बोर्ड कुछ आंसर देता है, अगली बार कुछ और देता है इसका आंसर, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर लगाने की जरूरत है साहिल आपको, बस बताइए। बी ऑप्शन यानी सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड, इसका आंसर नेचर ऑफ मैथमेटिक्स भी कुछ हद तक ठीक है। देखिए जेंडर तो होगा नहीं, इनेट एबिलिटी पे हम डालते नहीं है बच्चे की कि ये इनेट एबिलिटी होती है मैथ्स की, ऐसा मैथ्स पढ़ाने में नहीं मानते हम, ठीक। सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, इसका प्रभाव पड़ता है, बच्चों को उस तरह का माहौल मिला है नहीं मिला है, क्या सीन रहा है, इस चीज को कुछ हद तक हम मानते हैं जिम्मेदार। तो जो ज्यादा बेहतर आंसर है वो बी ही है। कुछ हद तक जो प्रकृति है वो भी शामिल होती है गणित की, बट उसको डील किया जा सकता है यदि सही से पढ़ाया जाए तो। लेकिन सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड को कैसे चेंज करोगे, तो उसके लिए आप मेहनत करोगे आप एज अ टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मेकिंग लेसन प्लान व्हाइल टीचिंग मैथमेटिक्स टू प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन। यानी आप पढ़ाने से पहले एक लेसन प्लान बनाते हो, पाठ योजना बनाते हो। आज भी ये क्लास हुई है तो ये पाठ योजना के तहत ही है, कौन सी जो आपको क्वेश्चन कहाँ पे मिल रहा है, कौन सा फोटो लगेगा, कौन से एग्जांपल्स मिलेंगे, बहुत सारी चीजें। कुछ चीजें आपकी रैंडम होती हैं, जैसे उदाहरण कई बार ऐसे आ जाते हैं दिमाग में, और कुछ चीजें आपकी प्लान्ड होती हैं जो कि लेसन प्लानिंग आपको अपनी करके जानी चाहिए क्लास में जाने से पहले। वो जरूरी है, चाहे आपका जीवन बीत गया हो पढ़ाते पढ़ाते। ऐसा नहीं होता कि आप ऐसे ही मुंह धोया और चले गए, मतलब लेसन प्लानिंग है ही नहीं, जीरो लेसन प्लानिंग है, तो वो जरूरी होती है, ठीक। उससे टाइम वेस्ट भी होता है फिर कई बार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मेकिंग लेसन व्हाइल टीचिंग मैथमेटिक्स टू प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन? सीक्वेंस ऑफ टेक्स्ट बुक, प्रेजेंटिंग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स इन स्ट्रक्चर्ड मैनर। बच्चा एक्टिव किस में है वो देख लीजिए बस। राइटिंग एक्टिविटीज एंड क्वेश्चंस, सिर्फ एक्टिविटी लिखने से अच्छा ये नहीं है कि सीधा सीधा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा दो बच्चा जहां पे कॉन्सेप्ट्स को कंस्ट्रक्ट कर सके, अपनी रियल लाइफ में ऑब्जर्व करके वो संकल्पनाओं का निर्माण करके उन तक पहुंच सके। तो सी ऑप्शन में वो ज्यादा एक्टिव है बाकी किसी ऑप्शन के। और आपको बच्चे को एक्टिव ही बनाना है, इसलिए तो लेसन प्लान आप लेके जा रहे हैं ना, कि आप बेहतर वे में सिखा पाएंगे। अब है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बी कंसिडर्ड अ फीचर ऑफ अ कंस्ट्रक्टिविस्ट मैथमेटिक्स क्लासरूम? कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी रचनावादी, जहां मीनिंग मेकिंग होगी, अर्थ निर्माण होगा, बच्चा एक्टिव रहेगा, एक्सप्लोर करेगा, एंगेज रहेगा। प्याजे, वाइगोस्की, इन सबको याद कर लीजिए। तो देख लीजिए बच्चा जहां एक्टिव है वहीं कंस्ट्रक्शन हो रही है। और कंस्ट्रक्टिविस्ट जो स्कूल ऑफ थॉट है, यानी जो रचनावाद है, कंस्ट्रक्टिविज्म पे ही एनसीएफ बेस्ड है, और हमारी आज की भी ज्यादातर पॉलिसीज कंस्ट्रक्टिविज्म को मानती हैं, ठीक। तो बताइए बच्चा कहां एक्टिव है? द रोल ऑफ लैंग्वेज एंड डायलॉग इन लर्निंग मैथमेटिक्स इज गिवन ड्यू टू अटेंशन। द टीचर एक्नॉलेजेस द स्टूडेंट्स मे कंस्ट्रक्ट मल्टीपल अंडरस्टैंडिंग्स। हाँ, यहाँ पे बच्चे एक्टिव होंगे। ऑब्जेक्टिव टेस्ट, कनेक्शंस, इन सब से बेहतर है बच्चे एक्टिव हैं यहाँ, तो वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एक दो क्वेश्चन और हैं आपके, फिर आपकी छुट्टी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इन अग्रीमेंट विद द कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ मैथमेटिक्स? यानी रचनावाद को कौन बढ़ावा देगा? जहां बच्चा एक्टिव होगा। सिंपल, सरल, सुंदर, सस्ता, टिकाऊ आंसर, ठीक है ना। बहुत बढ़िया लगता है कि आप लोग बिल्कुल इतनी रात को भी, क्योंकि समय का थोड़ा सा मेरे साथ दिक्कत रहती है, इतना समय हो चुका है, समय मतलब सालों से हम लोग जुड़े हुए हैं, और क्लासेस और कभी कुछ, कभी इवेंट है, कुछ है, तो थोड़ा सा लेट वेट हो जाता है। वैसे भी मेरा टाइम 9 बजे ही रहता है पहले से, बट अब और लेट हो जाता है एट टाइम्स। रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती है, बट आप इतनी संख्या में जुड़े रहते हैं, सीख पाते हैं रात को इतनी ठंड में, है ना। 5 डिग्री था सुबह दिल्ली में टेम्परेचर, 2 दिनों से ठंड बढ़ गई है आपकी, अभी भी 9 डिग्री टेम्परेचर है। चलिएगा, खैर ये भी बता देती बेचारी, देखिएगा। उसके ऑन अकाउंट ऑफ इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड द, हाँ तो ये तो एकोमोडेशन हो गया ना विश्वकर्मा। ये तो सिंपल है, क्रिएशन ऑफ अ न्यू स्कीम ऑन अकाउंट ऑफ लाइबिलिटी इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट विद द एग्जिस्टिंग स्कीम इज नोन एज एकोमोडेशन। 200%, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। देखो कोई आपको पेपर में गलत ही जवाब देने लग जाए तो बात अलग है, अदरवाइज क्योंकि अगर देखा जाए तो अडेप्टेशन की प्रक्रिया में चेंज तो दोनों में होता है, चाहे वो एसिमुलेशन हो चाहे वो एकोमोडेशन हो। ये बहुत ही नजदीक की चीजें हैं, बट उसमें आपको फंसना नहीं है। ये सिंपल सा, आपको अगर आप बोर्ड का पेपर दे रहे हैं, बोर्ड मतलब कोई सीबीएसई है या फिर आपका D2+ भी है, तो उस केस में सिंपल एकोमोडेशन है इसका जवाब, और होना भी चाहिए।
जब आप पुराना स्कीमा की वजह से आपको दिक्कत होती है नई सिचुएशन या जो आज की सिचुएशन है उसको समझने में, नई हाँ एग्जिस्टिंग स्कीमा को ही चेंज करना पड़ रहा है ना, न्यू स्कीम की वजह से नया स्कीमा आपने बनाया, एकोमोडेशन आएगा। देखिएगा बी ऑप्शन कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्टिविस्ट अग्रीमेंट कौन सा है, जहां बच्चा एक्टिव है, डिस्कवर कर रहा है बच्चा, ठीक है, सिर्फ फैक्ट रटे, ऑब्जेक्टिव्स रट ले, विजुलाइज कर ले, इन सबसे ज्यादा एक्टिव वो बी ऑप्शन में है, जहां सबसे ज्यादा बच्चा एक्टिव है वो मूल मंत्र है पेडागोजी का। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स, कौन सी बात सही नहीं है मैथमेटिक्स के सीखने के बारे में। इनेट होती है एबिलिटी, ये तो हम मना ही कर रहे हैं, हम नहीं मानते इनेट होती है पेडागोजी में। टीचर्स बिलीव्स अबाउट लर्नर्स हैव पावरफुल इंपैक्ट ऑन लर्निंग आउटकम्स, सही बात है, अगर टीचर का विश्वास है कि तुम अच्छा करोगे तो इस चीज से बच्चा और मेहनत करता है, सच है ये। स्टूडेंट सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड इंपैक्ट्स देयर परफॉर्मेंस इन मैथमेटिक्स, अच्छा। स्कूल्स लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन कैन इंपैक्ट अ चाइल्ड्स परफॉर्मेंस इन मैथमेटिक्स, ठीक बात है। गणित के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, यही गलत है, बाकी सारी बातें सही हैं। भाई जो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है वो भी प्रभाव डालेगा, अभी यही तो बात कर रहे थे हम कि भाई अगर किसी के घर में शॉप है तो वो मैथ्स में अच्छा होगा, किसी को वैसा माहौल ही नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं कि हर घर में शॉप होगी तभी मैथ्स अच्छा होगा। तो जो सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति है उसका भी प्रभाव पड़ता है सीखने पे, क्योंकि एनवायरमेंट है ना। आफ्टर टीचिंग प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर्स, प्लेस वैल्यू समझ रहे हैं, फेस वैल्यू जो डायरेक्ट दिखे, प्लेस वैल्यू जो प्लेस पे हो, है ना। जैसे अब आपको पता है यहाँ पे प्लेस वैल्यू आपको पता करनी है किसकी, 2 की, तो आपको पता है ये क्या है, 1s 10s और 100th पे है, यानी सैकड़ा पे है। फेस वैल्यू तो आपको साफ साफ दिख ही रही है 2। अ टीचर गेव द फॉलोइंग क्वेश्चन टू सॉल्व, क्या क्वेश्चन है, टेक 2 डिजिट्स से 3 and 5, 3 और 5 2 डिजिट ले लो, मेक 4 डिजिट नंबर्स, 2 डिजिट के नंबर बनाओ इनसे, यूजिंग बोथ द डिजिट्स इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स, 2 बराबर टाइम्स ही आनी चाहिए एक डिजिट में, तो 33 55 35 35, इस तरह से आप दुनिया भर के डिजिट्स बना दोगे, यूनिक भी होंगी ये। तो ये जो है कौन सी एक बात इस क्वेश्चन के बारे में सही है, इसको मैथ्स की तरह नहीं लेना है, बेसिक पेडागोजिकल अंडरस्टैंडिंग की तरह लेना है। इट इज एन ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड गिव्स अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट्स टू एनालाइज एंड क्रिटिक ईच अदर्स रिस्पॉन्सेस। चलो ठीक है। इट इज एन एग्जांपल ऑफ क्लोज्ड एंडेड, क्लोज्ड एंडेड में तो सिंगल आंसर होगा कि 3 और 2 कितने होते हैं, तो 5 होते हैं, ये क्लोज्ड एंडेड है। आपको ओपन एंडेड देने होते हैं ताकि क्रिएटिविटी बेटर हो, बच्चे का दिमाग खुले, डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी अब सारी चिंतन आए। मल्टीपल रिस्पॉन्स टू अ क्वेश्चन शुड बी डिस्करेज्ड, नहीं भाई एनकरेज होने चाहिए कि मल्टीपल तरीके से एक चीज को सॉल्व किया जा सकता है। कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चन का एग्जांपल है, कहां कौन सा कॉन्टेक्स्ट है, यहाँ सेब सब्जी दुनिया जिंदगी कोई बात हुई है, नहीं हुई है, सीधा नंबर की बात हुई है। तो इट इज एन ओपन एंडेड क्वेश्चन, ये एक मुक्त उत्तर वाला प्रश्न है जिससे क्रिएटिविटी या डाइवर्जेंट थिंकिंग बेटर होती है, और ओपन एंडेड क्वेश्चंस ज्यादा बेटर होते हैं क्लोज्ड एंडेड से। जैसे ये जो क्वेश्चन है क्लोज्ड एंडेड है, 4 में से एक ही ऑप्शन सही होगा, ये क्लोज्ड एंडेड है, कन्वर्जेंट थिंकिंग है। वहीं जब हम बात कर रहे हैं कि इससे नंबर बनाओ तो वो ओपन एंडेड है और डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी क्रिएटिविटी बेहतर होती है। तो होपफुली आपको ये छोटा सा सेशन पसंद आया होगा, वन शॉट का मतलब ये हम टू द पॉइंट बात करेंगे। सेशन पसंद आया हो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा, आजकल नोटिफिकेशन आसानी से पहुंचता नहीं है, अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा के रखो अपना, ताकि सेशन का पता लग जाए। और कई बार आगे पीछे भी होता है तो टेलीग्राम वगैरह पे पता लग जाता है, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। इसके अलावा बी योर ओन कांस्टेंट, टेंशन लेनी नहीं है, पढ़ाई करनी है शांति से। जो केवीएस वाले दुखी हैं उनके लिए भी 6 और 7 को मैं अवेलेबल नहीं होंगी, मतलब मैं ट्रेवल कर रही हूँ आउट ऑफ दिल्ली, तो तब केवीएस के लिए कोशिश रहेगी कि कुछ सेशंस आपके मतलब 2 सेशंस के थ्रू आपको ये रिकॉर्डेड मिल जाएंगे आपको, क्योंकि उस दिन लाइव सेशन आपका नहीं हो पाएगा। इसके अलावा बैचेस में तो दबा के पढ़ाई चल ही रही है। चलिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद आप सभी का कि आप आए, बाहर आई। कल हम क्वेश्चन करने वाले हैं, मतलब अभी 6-7 को जाऊंगी, कल नहीं जा रही हूँ, कल 9 बजे हम मिलेंगे और 9 बजे तक यार मेरी क्लास ही खत्म होती है, 9:15 मिल जाएंगे। वो असर्शन और जो कथन और कारण वाले क्वेश्चन हैं उनको हम करेंगे, उनमें ज्यादा लोगों को समस्या आ रही है और इस बार भी वो क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन ये मैं जनरली बताती भी हूँ इमोशंस पढ़ाते हुए, कि जो इमोशंस हैं उसमें आपके जेबी वॉटसन है जो 3 प्रकार के इमोशन बाय बर्थ बताते हैं, फॉल, फियर, एंगर, लव। भय बच्चे में जन्म से होता है, क्रोध जन्म से होता है, प्रेम भी जन्म से होता है। आप बच्चे को उछालिए, डर की भावना दिखती है, फिर बाद में एंजॉय करने लगता है। एंगर वो उसके फेस से दिखेगा आपको कि जब उसको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा होता। लव, प्रेम भी आप देखते हैं कि वो एकदम, मतलब वो तो जिन्होंने बच्चों को देखा है वही बता पाएंगे। तो फियर, एंगर, लव, ये आपके 3 चीजें होती ही हैं जो जन्म से बाय बर्थ। चीजें मतलब बाय बर्थ क्या है,
जन्म से ये 3 इमोशंस, 3 संवेग होते हैं। एक क्वेश्चन में नॉट पूछा है, पीछे जाओ। गुड नाइट भाई, गुड नाइट। देख लेते हैं एक बार कौन से क्वेश्चन में नॉट पूछा है, कौन से क्वेश्चन में नॉट पूछा है बालिके, बताइए जरा। टा 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 टा। हाँ तो ए ऑप्शन था ना इसका। डा 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 डा। हाँ ए ही तो है, ए ही तो है, सही तो है। क्या दिक्कत आ रही है, कहाँ समस्या आई है? सब सही तो है। इसमें भी नॉट पूछा है। अच्छा ओके, नाउ आई गॉट इट, मैंने इसमें गड़बड़ कर दी होगी। नॉट अ कंस्ट्रक्टिविस्ट थॉट, ऐसा होता है, बहुत अच्छा, कितनी अच्छी बालिका हैं आप। नॉट बी कंसिडर्ड अ फीचर ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट मैथमेटिक्स क्लासरूम। रोल ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, बच्चा एक्टिव है, एक्नॉलेज स्टूडेंट्स में कंस्ट्रक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप्स आर यूज्ड, प्राइमरी मीन्स ऑफ असेसमेंट, ये तो गड़बड़ है। कनेक्शंस बिटवीन मैथमेटिक्स एंड अदर करिकुलर एरियाज, चलो ये भी ठीक है। हाँ तो इसमें जो ज्यादा एक्टिव रहा होगा हमने उसको पकड़ लिया होगा, बाकी भी बच्चे को पैसिव नहीं कर रहे हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो सी होगा, क्योंकि नॉट पूछा है। तो क्योंकि हम तो बेस्ट आंसर चूज कर लेते हैं जब नॉट नहीं पूछा होता, लेकिन इसमें वो फिलॉसफी काम नहीं करेगी, तो सी ऑप्शन के सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रयोग करें तो वो क्लोज एंडेड हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्लोज एंडेड होते हैं, जबकि हमें ओपन एंडेड का प्रयोग करना होता है। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, धन्यवाद। कल मिलेंगे 9:15 पे और हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में कराऊंगी जितने में हूँ, और फिर तो एनालिसिस करेंगे पेपर का। जितने में हूँ मतलब धरती पे नहीं, अभी 6 और 7 को ट्रेवल करना है उससे पहले, है ना। चलिए टेक केयर, बाय बाय। और कोई आपकी डिमांड हो, कुछ आपको लगता है कि अभी हमें ये करना चाहिए, वो आप कॉमेंट्स में बता दीजिएगा, करेंगे, ठीक है। चलिए बाय, गुड नाइट, थैंक यू सो मच, हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी खुश रहें, समस्याओं से लड़ने की क्षमता आपके अंदर पैदा हो जीवन में, क्योंकि समस्याएं ना आए ये तो पॉसिबल नहीं है, फिर तो जीवन ही नहीं है, है ना। कि प्रॉब्लम्स ही ना हो लाइफ में तो ये तो संभव नहीं है, चाहे आप कुछ भी बन जाइए। तो वो क्षमता आपके अंदर विकसित हो कि आप जीवन में बेहतर बन पाए, मैच्योर हों, प्रॉब्लम से सीखें और एंजॉय भी कर पाए जीवन को, है ना। इस साल आप, अगर जो लोग सच में डिजर्व करते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनको अपना गोल मिले, एक ही नहीं वैकेंसीज कई सारी देखने को मिलेंगी, तो मेहनत उस चीज पे रहे हमारी। अपनी तरफ से हम लोग भी बेस्ट करने की कोशिश करते हैं एज टीचर्स, और आप भी। चलिए टेक केयर, बाय बाय।